नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ट्विटर पर भिड़ गए हैं। अभी तक ट्विटर पर नेताओं के बयान के बाद उनके भक्त मोर्चा संभाल लिया करते थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के हैंडल पर जाकर सीधे चुनौती दे दी है। कोई वाया मीडिया नहीं, पहले ऑफिस ऑफ आरजी के हैंडल से ट्वीट आता है कि आईआईटी स्टूडेंट ग्रुप को मोदी सरकार की आलोचना के लिए बैन किया गया है, अब और क्या क्या होगा। फिर दूसरा ट्वीट आता है कि मुक्त अभिव्यक्ति हमारा अधिकार है, असहमति और बहस को दबाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ हम लड़ेंगे। इसके बाद स्मृति ईरानी उन्हीं के हैंडल पर पलटकर जवाब देती हैं कि कल आपने एनएसयूआई से कहा कि जहां ऑर्डर है वहां डिसऑर्डर कर दें। आज आपके गुंडे मेरे घर तब आए जब मैं काम से बाहर थी। अपने लोगों से कहिए कि अमेठी में ऐसी कोशिश हुई है, लेकिन वे मुझे डरा नहीं पाए, वे अब भी डरा नहीं पाएंगे। मुझे समय और जगह बताइए, मैं शिक्षा से लेकर गवर्नेंस पर बहस करने के लिए तैयार हूं। अगली बार से अपनी लड़ाई खुद लड़िए, एनएसयूआई के पीछे छिप कर नहीं। वैसे मैं जल्दी ही अमेठी लौट रही हूं। वैसे दिल्ली चुनाव के वक्त किरण बेदी ने बहस करने की चुनौती को स्वीकार नहीं किया था, जब केजरीवाल ने चुनौती दी थी। किसी के घर जाकर प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको हर पार्टी के नेता का नाम मिलेगा। क्या एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह से चुनौती देनी चाहिए थी? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे तो यह चुनौती कांग्रेस की तरफ से जाएगी कि नेता को बोलो सामने आए, लेकिन क्या कीजिएगा, ट्विटर की भाषा पर्सनल हो जाती है। जिस तरह से स्मृति ईरानी ने राहुल को खुलकर सामने आने की चुनौती दी है, ऐसा अगर होने लगा तो पार्टियों के नेता अब अखाड़े में मिलेंगे और उनके समर्थक या संगठनों के कार्यकर्ता टिकट कटाकर मुकाबले का आनंद लेंगे। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को जवाब नहीं दिया है, लगता है वो सदमे में आ गए। हुआ ये कि आईआईटी मद्रास को 15 मई के दिन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की एक चिट्ठी जाती है। वहां अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्किल के छात्र मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। 24 मई को आईआईटी मद्रास के डीन शिवकुमार एम श्रीनिवासन ने अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्किल को ईमेल भेजकर कहा कि उनके फोरम की मान्यता रद्द की जाती है। मानव संसाधन मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ने एक पैम्फलेट भी चिट्ठी में नत्थी कर दी थी, जिसमें मोदी सरकार की कॉर्पोरेट परस्त नीतियों पर सवाल उठाए गए थे। ये पैम्फलेट किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंत्रालय को भेजे थे। एपीएससी इनका ट्विटर हैंडल भी है, अंबेडकर पेरियार @अंबेडकर पेरियार। इनके सदस्य इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि दक्षिणपंथी समूह की अज्ञात शिकायत पर ऐसा किया गया है, उनसे उनका पक्ष नहीं सुना गया। ग्रुप ने पूछा कि किसी अज्ञात की चिट्ठी आईआईटी मद्रास के बहुमत छात्रों का नजरिया कैसे हो सकती है। इन छात्रों ने अंबेडकर पेरियार की विचारधारा के प्रसार के लिए यह ग्रुप बनाया है। डीन ने कहा कि ये छात्र आईआईटी के नाम का इस्तेमाल कर अपनी गतिविधियां चला रहे थे, लेकिन हालांकि ट्विटर हैंडल में इनका नाम नहीं है, लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि जांच के बाद पाया गया कि उनकी गतिविधि उचित नहीं थी। एनएसयूआई के सदस्यों ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के घर प्रदर्शन किया। पहले स्मृति ईरानी ने खुद को इस विवाद से दूर करते हुए कहा कि आईआईटी एक स्वायत्त संस्था है, मंत्रालय को क्यों घसीटा जा रहा है। लेकिन मीडिया में उनके ही मंत्रालय की वो चिट्ठी चलने लगी, जिसके आधार पर इन छात्रों के चर्चा समूह की मान्यता रद्द कर दी गई। आईआईटी मद्रास ने कहा है कि वो छात्रों की अभिव्यक्ति को सीमित नहीं करता है, उनसे उम्मीद की जाती है कि जो गाइडलाइंस है उसका अनुकरण करें। यह साफ नहीं है कि आईआईटी मद्रास किसी पैम्फलेट में मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना को क्यों मानता है कि इससे कैंपस में सरकार के प्रति नफरत की भावना फैल रही है। अब आते हैं दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के विवाद पर। शुक्रवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगहों पर अलग अलग संदर्भों में बहस हुई। केंद्र सरकार ने 25 मई के हाई कोर्ट के फैसले की उस टिप्पणी को चुनौती दी थी, जिसमें नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया गया था कि एंटी करप्शन ब्रांच केंद्र के अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। केंद्र का कहना है कि इस टिप्पणी के वक्त उनका पक्ष नहीं सुना गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते वक्त अपने 25 मई के आदेश के अंदर की गई इस टिप्पणी को अलग रखे, जिसमें नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट को दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करनी थी आज, जिसे 28 मई को दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर स्टे भी नहीं लगाया जिसे केंद्र ने चुनौती दी थी, लेकिन अलग रखने के लिए भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला देना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो का दायरा क्या हो। अदालत ने दिल्ली सरकार से 3 हफ्ते में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार के बारे में उससे राय मांगी है। 25 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि एंटी करप्शन ब्रांच केंद्र के अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकता है। केंद्र का कहना है कि नहीं कर सकता है। इसी से उत्साहित होकर केजरीवाल सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया, नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पास किया और 28 मई को नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई, यह सरकार साफ नहीं है।
11 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से इस मसले पर सुनवाई होगी, लेकिन शुक्रवार को अदालत ने अपने अंतरिम फैसले में गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर स्टे नहीं लगाया है। दिल्ली सरकार से कहा है कि पिछले दिनों हुए ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेशों को प्रस्ताव के रूप में उपराज्यपाल के पास भेजा जाए। उपराज्यपाल इस पर चर्चा कर सकते हैं, अगर आपत्ति हुई तो वापस राज्य सरकार को भेज सकते हैं। केंद्र से हलफनामा मांगा है कि दिल्ली और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में किस तरह से काम होता रहा है, उसका रिकॉर्ड दीजिए। अब आप इसे हार और जीत के लिहाज से देखना चाहते हैं कि किस कोर्ट में कौन जीता, या इस लिहाज से देखना चाहते हैं कि यह मामला किस दिशा में बढ़ रहा है। दोनों ही अदालतों ने अपने अंतरिम आदेशों में किसी पक्ष की बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। ना तो एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकार को सीमित माना गया और ना ही केंद्र का नोटिफिकेशन रद्द हुआ। क्या दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले से कुछ बात समझ बनती है कि दिल्ली सरकार अपने फैसलों को उपराज्यपाल के पास भेजे? इसका क्या मतलब हुआ? अगर नोटिफिकेशन रद्द नहीं हुआ तो क्या माना जाए कि अंतिम फैसला आने तक उपराज्यपाल ही सुपर बॉस हैं? तो हम प्राइम टाइम में समझने का प्रयास करेंगे। आशुतोष प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, विजय गोयल साहब हैं सांसद हैं बीजेपी के, केटीएस तुलसी जी हैं वरिष्ठ वकील हैं। आशुतोष, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, नोटिफिकेशन रद्द नहीं है हाईकोर्ट के फैसले से, और उस नोटिफिकेशन में यह लिखा है कि उपराज्यपाल ही बॉस है अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के मामले में, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री उन आदेश को, जो अभी 2 ट्रांसफर पोस्टिंग के जो आदेश लिए हैं 2-3 उन्होंने, उसको प्रस्ताव के रूप में भेजें। क्या यह माना जाए कि इसमें आप लोगों की जो दावेदारी थी वो पूरी तरह से कबूल नहीं हुई है? देखिए, अदालत की एक प्रक्रिया होती है और अदालत की उस प्रक्रिया का सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए, हर सरकार को करना चाहिए। अदालत कोई ट्रायल तो है नहीं कि आज ही सुनवाई होगी और आज ही फैसला कर देगा। उन्होंने दोनों को नोटिस इशू किया है, उनका अपना पक्ष जानने की कोशिश की है और साथ में जो है ये भी कहा है कि ताकि सरकार अपने गति से चलती रहे। हम क्या कह रहे हैं? हम तो इतनी सी बात कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार को अपने मन का मुख्य सचिव चुनने का अधिकार होना चाहिए। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो बिल्कुल टिटुलर हेड है। हम हमेशा कहते रहे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। क्या राय है? अधिकार ठीक है, जो आप लोग कहते रहे हैं वो पब्लिक में है, लेकिन आज बहुत सारे दर्शक इस फैसले के संदर्भ में जानना चाहेंगे कि फिलहाल आपकी सरकार किस नजरिए से इसे देख रही है। अगर नोटिफिकेशन का अस्तित्व वहां पर बना हुआ है तो क्या यह माना जाए कि एलजी उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अपने अधिकार का इस्तेमाल कर अरविंद केजरीवाल के फैसले को निरस्त कर सकते हैं, या उसमें लिखा हुआ है कि आप प्रस्ताव भेजिए, उन्हें आपत्ति हुई तो वो मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं? इन 2 बातों में सरकार का क्या नजरिया, अभी प्रशासनिक नजरिया क्या बनता है इससे? नहीं, देखिए, प्रशासनिक नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है और वो ये है कि जो भी फैसला होना चाहिए वो दोनों की राय मशवरे के साथ होना चाहिए, चाहे वो 3 मसले अलग से हों, चाहे बाकी मसले हों। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमसे राय मशवरा मत लीजिए, हमने कभी नहीं कहा कि आप एक तरफा फैसला करिए। ये झगड़ा शुरू कहां से हुआ? झगड़ा यहीं से शुरू हुआ जब उन्होंने एक तरफा फैसला करना शुरू कर दिया। हमने कहा कि भाई आप हमारी राय भी नहीं मानेंगे, ये तो बात बिल्कुल गलत है, आपको राय तो माननी पड़ेगी। और जहां तक पुलिस का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और लैंड का मसला है, उसमें भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 25 के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मुख्यमंत्री की राय को सुनना पड़ेगा। वो माने ना माने, इन तीनों मसले पर उनकी अपनी अंतिम राय मानी जाएगी, लेकिन बाकी मसलों पर मुख्यमंत्री की राय को मानना भी पड़ेगा। ये तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज का जो अदालत का ने तय किया है वो उसी स्तर पे तय किया है कि भाई जो हमने फैसले पिछले 3-4 दिनों के अंदर किए हैं वो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास फॉरवर्ड कर दीजिए। एक सवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मैं ठीक है। एक सवाल और, अगर अदालत ये कहती है कि आप अपने आदेश को प्रस्ताव के रूप में एलजी के पास भेजें, तो क्यों ना यह मतलब निकाला जाए कि आपने भी फैसला लेते वक्त, आपकी सरकार ने फैसला लेते वक्त संविधान की में जो लिखित प्रक्रिया है कि आप भी अपने प्रस्ताव को एलजी से पूछकर अपना फैसला लेंगे, आपने भी वो पूरा नहीं किया था। तो एक तरह से आपको बताया गया है कि जो गाइडलाइन है अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी नहीं है, तो इस पे तो टिप्पणी लगती है कि आप फॉलो कीजिए। आप गवर्नर लेफ्टी एलजी को बताइए कि आपने क्यों ऐसा फैसला लिया। देखिए, 2-3 चीजें इसमें हैं। पहली बात तो यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या गवर्नर, ये इनके नाम पर सरकार चलती है।
लेकिन प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डे टू डे फंक्शनिंग प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी एड एंड एडवाइस से प्रधानमंत्री चलते हैं। दिल्ली के अंदर भी यही व्यवस्था है, मुख्यमंत्री की एड एंड एडवाइस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फैसला करते हैं। 3 मसले अलग हैं जिस पर से वो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच में राय मशवरा नहीं होगा तो सरकार चलेगी कैसे? हमने जो हमारी आपत्ति इस बात में यह थी कि आपने चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया और हमारी बात को अनसुना कर दिया, हमारी बात को नहीं माना, और उसके बाद आपने सीधे जो संविधान के अंदर जो प्रावधान दिया गया उसका उल्लंघन किया। संविधान में 239AA4 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में अगर किसी तरीके का मतभेद है तो मामला राष्ट्रपति अभी आशुतोष जी आपने पुरानी बातें सब बता दी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये इसका मतलब निकाला जाए कि आपने भी एक तरफा फैसला ले लिया था? वो फैसला सही है या गलत, इस पे अदालत ने टिप्पणी नहीं की थी। अदालत ने आपको एक प्रक्रिया बताई है कि जो एक तरफा फैसला लिया था उसे फिर से आप प्रपोजल के रूप में एलजी के पास भेजें। नहीं, हमने कोई एक तरफा फैसला नहीं लिया। जो संविधान में निर्देशित है उसी के हिसाब से फैसला हुआ है। ठीक है, उसके अलग से कोई फैसला नहीं किया गया है। और इस घटना के पहले भी जितने फैसले हमारे होते थे, हम सारे फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजते थे, तब कोई दिक्कत नहीं पैदा हुई। लेकिन जब एक तरफा फैसला होने लगा तब दिक्कत पैदा हुई। हाँ, तब आपने नहीं भेजा उनको, फैसला लेने से पहले भेजा, ऐसा प्रस्ताव के रूप में भेजा। जो डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है, हाँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक मुख्यमंत्री को अपने डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार होना चाहिए, और है संविधान में है वो। तुलसी साहब, हम ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए, मुझे स्पष्ट नहीं है कि आपका इस मामले में पक्ष क्या है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि आप दोनों अदालतों के फैसलों को, जो भी आज के जो तय किया गया है, फैसला तो अंतिम नहीं है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या एलजी आज तक अंतिम फैसला आने पर बॉस हैं? जब अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रस्ताव के रूप में भेजेगी तो एलजी उस नोटिफिकेशन के आधार पर उनके आदेशों को निरस्त कर सकते हैं और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा मानने के लिए। नहीं, मैं ये समझता हूं कि अदालत ने, पर्टिकुलरली हाई कोर्ट ने बीच का फैसला अडॉप्ट किया है, बीच का रास्ता अडॉप्ट किया है। दोनों को ये बिल्कुल अंतिम अधिकार नहीं दिया गया। एड एंड एडवाइस जो संविधान में है, वो एड एंड एडवाइस ये है कि प्रपोजल बना के एलजी को भेजी जाए। एलजी अगर सहमत हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर सहमत नहीं है तो वो वापस भेजे, ये नहीं कि अपने से नाम निकाल के ऑर्डर पास कर दे। तो एलजी के ऊपर भी अंकुश लगाया गया है, सरकार के ऊपर भी अंकुश लगाया गया है कि अगर आप को वापस भेजते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और फिर भी आपको आपत्ति है तो राष्ट्रपति फैसला करेंगे। तो इसलिए दोनों के ऊपर अंकुश लगाया गया है कि आप मिलजुल के सरकार चलाइए जब तक इसका अंतिम फैसला नहीं होता कि ये नोटिफिकेशन सही है या गलत है। इसका भी फैसला बाद में होगा, उसमें समय लगेगा, मगर तब तक के लिए बीच का रास्ता अख्तियार किया गया है, जो कि बहुत ही सूझवान फैसला है मेरे ख्याल। क्या आप इस नजरिए से देखना चाहेंगे कि मीडिया में जब हेडलाइन चला तो पहले चला कि केंद्र सरकार को, केजरीवाल सरकार को झटका लगा हाई कोर्ट के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट में भी जब कुछ वीडियो लिंक में प्रॉब्लम हो रहा है, हम विजय गोयल साहब को अभी अगर हमारे लाइन पर हो तो उनसे मैं सवाल पूछ लूंगा। हाँ, जरा जल्दी प्रयास कीजिए। तो ये बात है कि ये इसमें चुनौती किसे मिली है? अगर एंटी करप्शन ब्यूरो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से केंद्र सरकार की याचिका को स्वीकार नहीं किया, तो क्या ये माना जाए कि कोर्ट एंटी करप्शन ब्यूरो के मामले में अभी तक, आज की तारीख तक, केजरीवाल सरकार के पक्ष से एक तरह से उसको मौका देना चाहती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात के ऊपर फैसला लिया है कि केंद्र का पक्ष सुना नहीं गया और बहुत कुछ कह दिया गया अपने बहस में। जो भी ऑर्डर है उसमें रीजंस जो दिए हैं उसमें वन साइडेड हो गया है, तो इसलिए उस ऑर्डर को सिर्फ स्टे किया गया है। मगर मैं ये समझता हूं कि दोनों का पक्ष बराबर ही है, इसमें किसी को कोई झटका नहीं कह सकते हम। हाँ। दोनों ने एक एक गोल तो किया है।
और फिर ड्रॉ हो गया है मैच अभी तक। पर पक्ष कैसे बराबर मान लें कि अगर नोटिफिकेशन देखिए, अगर कोई दर्शक आपसे ये पूछना चाहे तुलसी साहब कि वो नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, जिसमें ये लिखा है कि उपराज्यपाल बॉस है, उसकी क्या स्थिति है आज के तारीख में अंतिम फैसला? नोटिफिकेशन देखिए, कभी भी इंटरिम ऑर्डर में ऐसा फैसला नहीं होता है कि फाइनल रिलीफ दे दिया जाए। फाइनल रिलीफ यह है कि इसको रद्द किया जाए, तो रद्द आज तो हो नहीं सकता। अल्टीमेटली उसके ऊपर पूरी बहस होगी। पहले कैसे फैसले लिए जाते थे, उसके लिए केंद्र सरकार को भी बोला है कि पिछले रिकॉर्ड बताएं, पिछले प्रैक्टिसेस बताएं। दिल्ली सरकार को भी बोला है कि वो सामने रखें। तो उसके ऊपर पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद फैसला लिया जाएगा। तब तक दोनों को ये कहा है कि आप प्रपोजल भेजिए। एलजी को ये कहा है कि आप अगर उससे सहमत नहीं हैं तो वापस भेजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ये नहीं है कि आप अपने आप से जो मर्जी ऑर्डर कर देंगे। तो उसके बाद अगर फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एलजी की प्रपोजल से नहीं सहमत है तो राष्ट्रपति के पास मामला जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही करेक्ट मिडिल ग्राउंड है, बीच का रास्ता जो अख्तियार हुआ है। ये दिल्ली के लिए अच्छा है। कम से कम तू मैं खत्म हो जाएगी। तू मैं खत्म होगा। पर आशुतोष, अगर अभी विजय गोयल का नहीं लग पा रहा है किसी वजह से, ये दर्शक नोट करें कि इस कार्यक्रम में इस वक्त तक बीजेपी का कोई पक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी आशुतोष, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तुलसी साहब कह रहे हैं कि अंकुश केंद्र पर भी लगा है और अंकुश आप पर भी लगा है। नहीं, देखिए, मैं इसको उस नजरिए से नहीं देखता हूं। क्रिटिस तुलसी साहब बहुत माने हुए और बड़े समझदार वकील हैं, इसलिए मैं उन पर कोई विवेक पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि अदालत के सामने व्यवहारिक पक्ष भी है और इसका सैद्धांतिक और संवैधानिक पक्ष भी है। अदालत एक प्रक्रिया होती है। अदालत जब तक दोनों का पक्ष पूरी तरीके से नहीं सुन लेगी तब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लेगी। लेकिन इस दौरान सरकार को भी चलना है, वहां फैसले भी होने। ऐसा ना हो कि सुनवाई के दौरान सरकार का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो जाए। तो उसके मद्देनजर उन्होंने जो सबसे बेहतर रास्ता हो सकता था वो रास्ता उन्होंने किया। जैसे कि आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से प्रेयर की गई कि जो अरविंद केजरीवाल या जो मुख्यमंत्री ने जो फैसले किए थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, आप उस पर स्टे लगा दीजिए। अदालत ने उस प्ली को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अदालत ने यह भी कहा है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग आपने की वो प्रपोजल आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेज दीजिए। अब यह सबसे व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि आज झगड़ा इस बात को लेकर यह है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय अंतिम होगी या मुख्यमंत्री की राय अंतिम होगी। अगर आज अदालत कह दे नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर की अंतिम राय हो जाएगी तो फिर पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं होगा, या अगर वो ये कह दे मुख्यमंत्री की राय अंतिम होगी तो भी प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं होगा। तो जब तक दोनों का पक्ष सुनकर उसके कानूनी, संवैधानिक, सैद्धांतिक पहलुओं की पड़ताल न कर ली जाए, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है न केवल दिल्ली के ऊपर बल्कि दिल्ली के बाहर भी, तो बीच का रास्ता उन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को वो बेहतर होना चाहिए। अभय जी, तो इसका एक मतलब हुआ कि अभी जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया और एक तरफा राय दी गई वो भी नहीं टिका ना अदालत में। देखिए, विधानसभा का सत्र बुलाया गया वो तो एक राजनीतिक कार्रवाई है। वो तो एक राजनीतिक कार्रवाई है। विधानसभा का सत्र बुलाया गया, वो विधानसभा का सत्र जो है वो सिर्फ राजनीतिक कार्रवाई नहीं, देखने का तरीका उससे राजनीति हो रही थी, प्रधान रूप पर वो संवैधानिक कार्रवाई, प्रधान रूप से वो एक राजनीतिक कार्रवाई है जो हर राजनीतिक दल का नेता और राजनीतिक पर वो संविधान एक सभा के भीतर हो रहा है, तो उसको सिर्फ हम राजनीतिक कार्रवाई नहीं कह सकते। नहीं, सभा के भीतर है कि सभा का पूरा जो लेजिस्लेटिव एक्ट है, मतलब वो संविधान के मुताबिक होते हुए भी एक पॉलिटिकल एक्ट है, वो एक राजनीतिक कार्रवाई है। चाहे वो वहां पर जब कनॉट प्लेस में हो रहा था वो भी एक राजनीतिक कार्रवाई थी, और विधानसभा में हो रहा था वो भी एक, सब लोग राजनीतिक वक्तव्य देते हैं विधानसभा में संविधान के दायरे में रहते हुए, जाहिर है। अच्छा, दूसरे, संविधान की परिभाषाएं सबकी राजनीतिक दृष्टिकोण से तय होती हैं। जवाहरलाल नेहरू इस तरह संविधान देखते थे वो अलग है, इंदिरा गांधी ने इस तरह यूज किया वो अलग है, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तरह इस्तेमाल किया अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी का समीक्षा होगी संविधान की, इंदिरा गांधी ने उसके इमरजेंसी लगाई, जवाहरलाल नेहरू ने उससे लोकतंत्र बनाया। सबका अलग अलग है, हर राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग संविधान को देखते, किताब एक है, उसकी राजनीतिक परिभाषाएं और समझ उसकी अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां पर दिल्ली में जो हम नजारा देखते हैं वो नजारा बहुत ही दिलचस्प है, और मुझे लगता है दिल्ली के इतिहास में और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बिल्कुल एक नई घटना घटित हो रही है। लेकिन आज के फैसले से उस घटना में क्या मोड़ा है? वही उसी बोल रहा हूं मैं। मेरा कहना है कि एक अत्यंत सीमित अधिकारों वाली सरकार जो है वो अपनी राजनीतिक स्वायत्तता को पुनर्स्थापित करने और उसकी सीमाओं का थोड़ा सा विस्तार करने की कोशिश कर रही है।
इसके लिए उसके पास 3 तरीके हैं, राजनीति करे, कानूनी लड़ाई लड़े और बाद में केंद्र राज्य संबंधों की जमीन पर होने वाली राजनीति में चली जाए। राजनीतिक लड़ाई हो चुकी है, ठीक है, अब कानूनी लड़ाई हो रही है। कानूनी लड़ाई में अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया है जिसमें उसने यह कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की राय को मनमाने तरीके से खारिज नहीं कर सकते, वो उसे वापस भेज सकते हैं। ये आप मतलब निकाल रहे हो उसका? नहीं, तुलसी साहब बता रहे थे ना। हाँ। मैं तुलसी साहब हमसे कानून की बहुत वो एक इंटरप्रिटेशन भी है। हाँ, मैं भी इस इंटरप्रिटेशन को पहले से मानता हूं, तुलसी साहब की बात सुनने से पहले मानता हूं कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की राय को उपराज्यपाल मनमाने तरीके से खारिज नहीं कर सकते हैं तो यह अपने आप में दिल्ली सरकार की स्वायत्तता पहले के मुकाबले अधिक सुदृढ़ होती है। लड़ाई केवल इतनी सी है, मेरा अपना मानना यह है, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानता है कि केवल किसी अदालत के आदेश से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिल नहीं जाएगा। नहीं, उपराज्यपाल के खाते से वो तीनों क्षेत्र निकल के दिल्ली सरकार के खाते में आ जाएंगे। असली लड़ाई यह है कि एक चुनी हुई सरकार की ऑटोनॉमी क्या है। पर इंदिरा जयसिंह ने कहा कि केंद्र कोई भी अफसर भेजे अदालत में, उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस ऑफिसर को हम क्या काम देंगे, कौन सा विभाग देंगे, ये मुख्यमंत्री का है ना? ये तो है ही, तो पहले से है। वो ये तो कानूनी लड़ाई में सिर्फ एक सीमित संदर्भ में अधिकारों की स्पष्टता होगी, जो सेवा क्षेत्र इसमें जोड़ा गया है। क्या आप मानते हैं कि आज जो भी फैसला आया है सीमित संदर्भ में ही जो तय हुआ है, उसको फैसला नहीं कहना चाहिए, वो बहुत दिनों के बाद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच में संवाद कायम करने की एक प्रक्रिया तय करता है? ये इस फैसले का मैं बहुत ही स्वागत करता हूं। ये अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला बाद में होगा, इससे सरकार उनकी चलती रहेगी और साथ में दोनों ही पक्षों को ये लगेगा कि भाई किसी के पैर पे किसी का पैर नहीं रखा हुआ है। केजरीवाल एक पूरा फैसला बना के एक प्लेट सजा के राज्यपाल को भेजेंगे। उपराज्यपाल अगर उसको मंजूर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको नहीं मंजूर करते हैं तो उसको वापस भेजें।